नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप मुझे तेल अवीव से देख रहे हैं। एक तरफ भारत में करीब 10 बजे होंगे, रात का अंधेरा होगा। तेल अवीव में अभी सूरज डूबना बाकी है, 7 बजे का आसपास का वक्त है। लेकिन मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो जंग का, युद्ध का अंधेरा है वो गहराता जा रहा है। इस वक्त तेल अवीव में जो गहमा गहमी रहती है, जिस तरीके से लोग इस वक्त यहाँ पर रहते हैं, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि आज सुबह जब अमेरिका ने ईरान के जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उन स्थानों पर हमला किया, उसके बाद से यहाँ पर जो जंग के बादल हैं वो ना सिर्फ मंडरा रहे थे, बल्कि एक के बाद एक यहाँ पर जो जिस तरीके की घटनाएं हुई वो सुबह से ही आज बिल्कुल हैरान करने वाली थी। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजराइल की तरफ पिछले कई दिनों का, जो 13 तारीख से ये पूरी जंग शुरू हुई, उसमें सबसे बड़ा हमला किया। 27 मिसाइल से जो इजराइल के अलग अलग जगह हैं, तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा, उनकी तरफ ये मिसाइल दागे गए। आयरन डोम सिस्टम ने कई मिसाइल्स को रोका भी, लेकिन कई ऐसे मिसाइल थे जो तेल अवीव और उसके आसपास गिरने में सक्षम रहे और उन्होंने यहाँ पर बर्बादी और तबाही बिल्कुल मचाई। सुबह से ही इस पूरे जो मंजर को मैं देख रहा हूं और आप तक वो रिपोर्ट्स लेके आ रहा हूं। अब अगले 1 घंटे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आज का ये पूरा दिन रहा और अब इस जंग के आने वाले दिनों में मायने क्या होंगे। रविवार सुबह 4:30 बजे फोर्डो पर बंकर बस्टर बम से हमला, नतांज पर टॉम हॉक मिसाइलें और इस्फहान पर भी टॉम हॉक से हमला। ईरान के इन 3 एटमी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, हमने ईरान के 3 एटमी ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर कामयाब हमला पूरा कर लिया है। सभी विमान अब ईरान के आसमान से बाहर हैं। मुख्य ठिकाने फोर्डो पर कई बम गिराए गए, सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में और कोई भी सेना नहीं है जो ये कर सकती है। अब ये शांति का समय है, इस पर ध्यान देने का शुक्रिया। अमेरिकी हमले इतने तेज थे कि मात्र 3 मिनट में अमेरिकी विमान हमले कर वापस लौट गए। इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया। वॉशिंगटन ने दावा किया कि यह कार्रवाई इजराइल की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी थी। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो यूएस ने किया वो कोई नहीं कर सकता। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। रविवार सुबह 10 से 10:30 के बीच ईरानी सेना ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और नेस जियोना जैसे शहरों पर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी। इसके निशान अलग अलग जगहों पर दिखे। इस हमले के बाद हाइफा शहर की सड़कों पर धुएं का गुबार उठता दिखा। ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमला किया। तेल अवीव में कई इमारतें और लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। हमले के बाद राहत और बचाव कार्य भी चलाया गया। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह करीब 11:30 बजे इजरायली रक्षा बलों ने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए।
इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड और सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे इजराइल ने ईरान की 2 फाइटर जेट्स तबाह किए। ईरान ने अमेरिकी हमले को अवैध करार दिया है। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences. ईरान और इजराइल के बीच आपसी हमलों का ये सिलसिला अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज सुबह जब अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला किया, उसके बाद से लगातार लोगों की जुबान पर B-2 बॉम्बर का नाम चढ़ा हुआ है। क्या है ये विमान, क्यों है ये इतना खास और इसकी ताकत क्या है, क्यों इसे आसमान का अदृश्य शिकारी कहा जाता है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान पर हुए अमेरिकी हमले में अमेरिका के इस घातक बम वर्षक विमान ने सबका ध्यान खींचा। यह है B-2 स्टेल्थ बॉमर, एक ऐसा विमान जो किसी की पकड़ में नहीं आता, अपने बेस से निकलता है, टारगेट पर हमला कर वापस लौट जाता है। दुश्मन को भनक भी नहीं लगती है और ये विमान अपना मिशन पूरा कर देते हैं। ईरान पर इन्हीं B-52 B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर ने बम बरसाए। इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियारों में से एक क्यों माना जाता है, ये आपको बताते हैं। ये स्टील्थ फाइटर जेट है, रडार और एयर डिफेंस की पकड़ में नहीं आता। ये एक साथ 18,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। पारंपरिक बमों से लेकर जीपीएस गाइडेड बम ले जा सकता है। परमाणु बम ले जाने की भी क्षमता है। एक बार में 11,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है। हवा में ईंधन भराकर यह दुनिया में कहीं भी हमले कर सकता है। ये देखने में सबसे अलग दिखता है, एक उड़ते हुए पंख जैसा दिखता है। ये इंजीनियरिंग का एक बड़ा कारनामा है। इसके निर्माण में खास सामग्री का इस्तेमाल होता है और इसको एरोडायनेमिक इसकी आवाज को बेहद कम करते हैं। वैसे ये काफी महंगा भी है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत करीब $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए है। इसका रखरखाव भी काफी महंगा है। B-2 ने कई युद्धों और सैन्य ऑपरेशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में इसने अपने मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसका उपयोग दुश्मन के एयर डिफेंस को नष्ट करने और महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक हमले करने के लिए किया गया है। B-2 स्प्लिट बॉमर सिर्फ एक फाइटर ही नहीं, बल्कि अमेरिका की सामरिक ताकत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज सुबह की जो 27 और सबसे बड़ी अब तक की ईरान की तरफ से जो हमला किया गया, हमने सुबह से आपको रिपोर्ट्स में दिखाई कि कहां-कहां तेल अवीव और उसके बाहर के इलाकों में वो जो हमला है उसके निशान दिखाई पड़ रहे हैं। शुरुआत हुई अमेरिका के उन 3 न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, जहां पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया। ये चंद सेकेंड का हमला था, लेकिन इसके पीछे बड़ी तैयारी थी। किस तरीके से ये पूरा हमला किया गया, AI के जरिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान पर अमेरिकी हमला, 3 मिनट में तबाही। कोम शहर के पास से B-2 बॉम्बर्स ने बम गिराए। B-2 बॉम्बर से GBU-57 बंकर बस्टर बम रिलीज। 40,000 फीट की ऊंचाई से बम रिलीज किए गए।
जीपीएस और इंटरनल गाइडेंस की मदद से बम टारगेट की तरफ बढ़े। वायुमंडल के दबाव का इस्तेमाल करके वॉरहेड ने सुपरसोनिक स्पीड पकड़ी। फोर्डो साइट के ऊपर पहाड़ी हिस्से पर बमों ने हिट किया। चट्टान तोड़कर बम सैकड़ों फीट नीचे गए। अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जोरदार विस्फोट। जोरदार धमाकों से संवर्धन कक्ष और शाफ्ट ढहने का दावा। भूकंप के लिए लगे सेंसर्स ने इलाके में धमाके डिटेक्ट किए। सैटेलाइट और ड्रोन तस्वीरों से ढांचे में नुकसान की पुष्टि। अमेरिका के B-2 बॉम्बर रडार की रेंज से बाहर निकल चुके थे। इस पूरे हमले के बाद अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कम से कम इसमें यह भी कहने की कोशिश की कि ये जो पूरा निशाना बनाया गया था, स्पेशल ऑपरेशन था, ये सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर था, ना कि ईरान के लोगों और उनके सैनिकों के ऊपर। तो यहां पे कहीं ना कहीं अमेरिका ने एक चेतावनी देने की कोशिश की। ये सिर्फ एक न्यूक्लियर साइट पे हमला था, ना कि ईरान के लोगों के खिलाफ। और अब कम से कम तेहरान को कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, वरना इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। It was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. Last night, on the President's orders, U.S. Central Command, under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer, a deliberate and precise strike against 3 Iranian nuclear facilities. This was a complex and high-risk mission carried out with exceptional skill and discipline by our joint force. I want to thank every service member, planner, operator that made this mission possible. Their actions reflect the highest standards of the United States Armed Forces. This operation was designed to severely degrade Iran's nuclear weapons infrastructure. It was planned and executed across multiple domains and theaters with coordination that reflects our ability to project power globally with speed and precision at the time and place of our nation's choosing. इस हमले के बाद दुनिया भर के देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां एक तरफ रूस और चीन ने अमेरिका के दखल की कड़ी निंदा की है, वहीं भारत इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है और साथ ही साथ शांति की अपील भी की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने अमेरिकी हमले के बाद कहा कि मैं आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बल प्रयोग से बहुत चिंतित हूं। इस खतरनाक समय में अराजकता के चक्र से बचना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, हमने मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और तनाव बढ़ने को लेकर गहरी चिंता जताई। मैंने तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील की और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर बल दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिकी हमले की रूस कड़ी निंदा करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इन हमलों का जवाब देना चाहिए। चीन की प्रसारण सेवा CGTN ने कहा कि चीन अमेरिका के हमलों की कड़ी निंदा करता है। वॉशिंगटन शायद अपनी पिछली गलतियों को दोहरा सकता है। जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया उसके बाद लगातार जो बातें कही गई कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, सबसे बड़े जो वहाँ पर लीडर हैं आयतुल्ला खamenei, उनको उन्होंने अपना एक तरीके से दुश्मन घोषित कर दिया। कई देशों ने चिंता जताई कि ये कहीं सत्ता परिवर्तन की एक दोबारा कोशिश तो नहीं है। और इस वक्त लोग याद कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बाकी जो इस तरीके के देश के अध्यक्ष थे, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो या लिबिया के गद्दाफी और या फिर ओसामा बिन लादेन, किस तरीके के ऑपरेशंस करके अमेरिका ने उनको उन लोगों को यहाँ से मारा या जिस तरीके से उनके खिलाफ ऑपरेशन किए गए, आज उसकी याद लोग कर रहे हैं।
इराक के राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन, लीबिया के राष्ट्रपति रहे मुअम्मर गद्दाफी, अल कायदा का आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन। चौथी तस्वीर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की है। सद्दाम हुसैन एक बंकर से निकले, उन पर अमेरिका ने WMD बनाने का आरोप लगाया था। कर्नल गद्दाफी एक पाइप में मिले, उन पर अमेरिका ने आतंकी हमले करने का आरोप लगाया। और ओसामा बिन लादेन 9/11 के हमले के बरसों बाद पाकिस्तान के एबटाबाद की एक इमारत में छुपा मिला। उसे अमेरिका ने एक सर्जिकल स्ट्राइक में 45 मिनट के भीतर मार गिराया। अब सवाल है, क्या अमेरिका आयतुल्ला खामनेई के साथ भी वैसा ही कोई सलूक करेगा? फिलहाल खामनेई कहां हैं, ये सिर्फ उनके सबसे करीबी लोगों को पता है। आयतुल्ला अली खामनेई उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर हो गए हैं जिनके जरिए उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी की एलीट यूनिट की सुरक्षा में हैं और कुछ गिने चुने लोगों के अलावा किसी को पता नहीं कि वो इस वक्त कहां पर हैं। इजराइल कई बार खामनेई को खत्म करने की धमकी दे चुका है। उधर अमेरिका ने यह साफ नहीं किया है कि वो खामनेई को निशाना बनाएगा या नहीं। उधर खामनेई ने अपने 3 उत्तराधिकारियों के नाम तय कर दिए हैं, लेकिन उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। साफ है, खामनेई की जान खतरे में है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के सर्वोच्च धार्मिक राजनीतिक नेता आयतुल्ला अली खामनेई के पीछे भी अमेरिका और इजराइल इसी तरह पड़ जाएंगे? अगर खामनेई को कुछ होता है तो उसका नतीजा अमेरिका के शिकार हुए किसी भी अन्य शख्स से कहीं ज्यादा घातक हो सकता है। सवाल यह है कि क्या खामनेई के साथ भी सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी और आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन जैसा ही सलूक होगा? इनमें सद्दाम हुसैन इराक के पूर्व राष्ट्रपति रहे। इराक में सद्दाम की सत्ता के पीछे भी अमेरिका उसी बहाने से पड़ा रहा जिस बहाने से ईरान को निशाना बना रहा है। WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अमेरिका को शक था कि इराक सामूहिक नरसंहार के हथियार बना रहा है, जिनमें परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियार शामिल हो सकते हैं। इसी बहाने अमेरिका और उसके साथी देशों ने 2003 में इराक पर हमला कर दिया, जिसे दूसरा खाड़ी युद्ध कहा गया। मकसद था सद्दाम की सत्ता का खात्मा और सामूहिक नरसंहार के हथियारों को खत्म करना। सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने की बात तो कभी साबित नहीं हो पाई, लेकिन 13 दिसंबर को इराक के टिकरीत शहर में अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस टास्क फोर्स ने जमीन के नीचे एक बंकर में छुपे सद्दाम को पकड़ लिया। इराक के एक ट्राइब्यूनल में मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। ऐसा ही हश्र 4 दशक से ज्यादा समय तक लीबिया पर शासन करने वाले कर्नल मुअम्मर गद्दाफी का भी हुआ। इजराइल के धुर विरोधी गद्दाफी ने अरब देशों को एकजुट करने की कोशिश की थी। अमेरिका की नजरों में वो हमेशा खटकते रहे। गद्दाफी पर आरोप लगता रहा कि यूरोप में कई आतंकी वारदात में वो शामिल रहे हैं। लॉकरबी बॉम्बिंग के नाम से चर्चित पैनाम के एक यात्री विमान में विस्फोट के पीछे गद्दाफी का नाम आया, जिसमें 270 लोग मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की वो आंख की किरकिरी बन गए। फरवरी 2011 में जब अरब देशों में सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, ट्यूनीशिया और मिस्र के राष्ट्रपतियों को पद छोड़ना पड़ा था, तो इसकी चिंगारी लीबिया में भी आई। लीबिया में विपक्ष ताकतवर हुआ और संयुक्त राष्ट्र ने गद्दाफी परिवार पर तमाम पाबंदियां लगा दी। अगस्त 2011 में त्रिपोली पर नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल नाम के विपक्षी ताकतों का कब्जा हो गया। गद्दाफी को भागना पड़ा। 20 अक्टूबर 2011 के दिन गद्दाफी को लीबिया के सिरते शहर में बागी ताकतों ने पकड़ लिया और गद्दाफी की हत्या कर दी गई। एक और चेहरा जो दुनिया में आतंकवाद का पर्याय बन गया, वो भी अमेरिका के निशाने से बच नहीं पाया। ओसामा बिन लादेन, जो अल कायदा का सरगना था और अमेरिका पर 9/11 हमलों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड।
11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों को अल-कायदा के ही आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इन हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन को संयुक्त राष्ट्र ने सबसे वांछित आतंकियों में शामिल किया। उसकी खोज में अफगानिस्तान में अमेरिका और साथी देशों ने बड़ा सैन्य अभियान चलाया, लेकिन लादेन अफगानिस्तान से भागने में कामयाब रहा। अगस्त 2010 में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की सूचना के आधार पर अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट ने उत्तरी पाकिस्तान के एबटाबाद में एक बड़े घर को निशाना बनाया और वहां छुपे ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये खास पेशकश जो है वो ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। टेल अवीव में आज कई जगह पर बर्बादी का मंजर था, वो आपके लिए लेकर आऊंगा कि मैंने अपनी आंखों देखी टेल अवीव में क्या किस तरीके से लोगों पे गुजरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश में, जो इस वक्त आपको सीधे इजराइल से जो तेल अवीव शहर है वहां से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज सुबह से जब ईरान का, जिसको कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल की तरफ हुआ, 27 मिसाइल इजराइल की तरफ से छोड़े गए, उनमें से कई मिसाइल इजराइल के तेल अवीव शहर और साथ में हाइफा में जाकर गिरे। आज सुबह से मैं तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में गया जहां पर ईरान के मिसाइल्स ने किस तरीके की बर्बादी की है, इसका मंजर मैंने खुद देखा। अब आपको दिखाते हैं आज सुबह से मेरी आंखों देखी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं तेल अवीव में हूं और अब से कुछ देर पहले यहां पर जो इमरजेंसी सायरन है वो बजाए गए और इमरजेंसी सायरन के बाद जो प्रोटोकॉल होता है कि आपको अपने नियरेस्ट बंकर में जाना होता है, शेल्टर में जाना होता है, वहां पर हम लोग दौड़ के पहुंचे हैं। यहाँ पर एक छोटा बंकर मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं यहाँ पर, क्योंकि बाहर का तो आप कुछ अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके पेट्स यहाँ मौजूद हैं। करीब 15 से 16 लोग हैं इस वक्त इस बंकर में जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर लोगों ने शरण ली है। और यहां पे जो जितने भी फोन्स हैं उन फोन्स पर इमरजेंसी सिग्नल जो है वो साउंड करा है। पूरी तरफ लगातार जो सायरन्स हैं वो बज रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर बंकर में जाने के लिए लोगों को कहा गया है। ये करीब 4 साढ़े 4 घंटे हो चुके हैं जब ये ईरान के ऊपर यूएस का अमेरिका का हमला हुआ था और उसके बाद से लगातार 4 घंटे तक शांति बनी रही और उसके बाद अभी कुछ देर पहले पिछले 7-8 मिनट में सायरन्स लगातार बज रहे हैं। बाहर अभी क्या हालात हैं इसका जायजा लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन कम से कम जब तक यहाँ से ऑल क्लियर साइन नहीं मिलेगा तब तक आपको बंकर्स में ही यहाँ पर रहना होगा। देखिए, इस वक्त मैं तेल अवीव शहर में हूँ और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर जाने की जहाँ पर जो ईरान से मिसाइल गिरी है, जहाँ पर नुकसान हुआ है, वहाँ पहुँचने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। करीब 15 मिनट का रास्ता है जहाँ पर हम लोग अभी हैं। वहाँ से उधर उस जगह पर पहुँचने के लिए मैं ज़रा कैमरा पलटता हूँ और आपको दिखाता हूँ तेल अवीव शहर के इस वक्त वहाँ पर क्या हाल है। जो शहर में आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें, कुछ गाड़ियां आपको ज़रूर दिखाई पड़ेंगी, लेकिन मुझे बताया गया है कि अक्सर जो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, सड़कें इतनी खाली रहती नहीं हैं। उसका कारण ये भी है कि आज यहाँ पर जितने भी स्कूल, कॉलेज हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है। यानी कि बिना सुबह ही आज जब ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले की पुष्टि हुई, तो उस हमले की पुष्टि के बाद ये जो पूरा तेल अवीव शहर है उसमें शॉपिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और ऑफिसेस को बंद रखने को कहा गया। और अब ये जो शहर है, कुछ आवाजाही इसमें ज़रूर हो रही है, लेकिन फ़िलहाल जितना अक्सर जो भीड़ रहती है उतनी भीड़ नहीं है। जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मुझे थोड़ा अभी सुनने में आपको दिक्कत है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर हम अभी हैं, ये तेल अवीव में, नॉर्दर्न तेल अवीव में रामात अवीव करके एक जगह है। इसको इन्फ्लुएंशियल जगह ये जो है माना जाता है, अफ्लुएंट जगह है।
यहाँ पर जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से, यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। मैं आपको कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर पहले दिखाऊंगा। ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे हैं, इस बिल्डिंग की आपको खिड़कियाँ टूटी दिखाई पड़ेंगी, दरवाजे टूटे दिखाई पड़ेंगे, और उसके बाद जो उधर दूसरी बिल्डिंग है उसकी भी आपको वहाँ पर कुछ छत जो है वो टूटी हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर भी कुछ मेरे पीछे ये जो लो राइज बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर भी जो असर है वो आपको ज़बरदस्त दिखाई पड़ेगा। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ ये रेजिडेंशियल एरिया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक मॉल है, कमर्शियल जो एरिया है, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। शीशे टूटे हुए हैं सब जगह। नीचे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद जो सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग हैं और जो बाकी टीम के लोग हैं वो यहाँ पर सफाई करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक बैंक है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जब मैं अभी निकलूँगा। ये एक बैंक है। इस बैंक को आप देखेंगे तो बाहर इसके पूरी तरीके से जो शीशे हैं वो टूटे हुए आपको नज़र आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर अपना इस वक्त काम जो है वो करते नज़र आ रहे हैं, और ये पूरा जो सिविलियन एरिया है वहाँ पर ये जो हमला है हुआ है, इसमें ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा अभी फ़िलहाल सफाई का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। जिन लोगों की ये शॉप्स हैं उनसे अभी यहाँ पर बात की जा रही है, असेसमेंट लिया जा रहा है कि किस तरीके का नुकसान जो हुआ है उनकी दुकानों को। और उसके बाद यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाके यहाँ पर दिखाऊंगा आप किस तरीके से ये जो आपको अभी भी टूटा हुआ कांच जो है वो पूरी तरह से जगह जगह पर बिखरा हुआ नज़र आएगा। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने एक बच्चे से बात की जो कि यहाँ पर ही एक सफ़ेद बिल्डिंग है, उसकी पहली मंजिल पर रहता है, जिसके घर के ऊपर भी नुकसान हुआ। उसके घर में काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ। ये मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ थोड़ा सा और पास ले जाके कि ये जहाँ पर ये दुकानें जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरे तरीके से यहाँ पर ये आपको कांच जो है बिखरा हुआ नज़र आएगा। आज सुबह जब अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हुआ, उसके बाद से ही सुबह जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो होम इंटीरियर डिपार्टमेंट है इज़राइल का, उन्होंने इस बात को कहा था कि जो लोग जो हैं वो आज घरों से अपने अगर आवश्यक ना हो तो ना निकलें। साथ में ये भी बात बोली गई थी कि आज सारे मॉल्स जो हैं पूरे तेल अवीव में और उसके अलावा तेल अवीव के अलावा जो स्कूल कॉलेजेस हैं, जो बाकी जगहें हैं, उन्हें बंद रखा जाए। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर जब ये हमला हुआ तो लोग नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो लोगों का नुकसान है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर आप जहाँ पे भी नज़र दौड़ाएंगे यहाँ इस मॉल के अंदर आपको ये टूटे हुए यहाँ पर दुकानें, टूटे हुए कांच और टूटी हुई दीवारें, सड़कें आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आएगी। ये एक इन्फ्लुएंशियल अपर मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरिया है तेल अवीव का, और यहाँ पर जिस तरीके से हमला हुआ है तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे जो ईरान को लेकर जिस तरीके से उम्मीद थी कि काउंटर स्ट्राइक होगा, ईरान की तरफ से अब काउंटर स्ट्राइक हुई है। अब देखना होगा कि इजराइल इस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि ये जिस तरीके से आज हमला हुआ है उससे जंग जो है एक दूसरे मुहाने पर खड़ी नज़र आएगी। अभी भी आपको यहाँ पर सायरन बजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, अभी भी यहाँ पे टूटा हुआ कांच दिखाई पड़ रहा है। मैं इस वक्त जहाँ पर मैं आपको खड़ा दिखाई पड़ रहा हूँ, ये एक बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि 4-5 बिल्डिंग्स के बीच में वो बॉम्ब जो मिसाइल गिरा है, और उसके बाद ये कई सारी बिल्डिंग्स आपको दिख रहा है प्रभावित हुई हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे पूरी देख रहे हैं, ये आपको बताएगी कि किस तरीके का इम्पैक्ट था। यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है, यानी कि मिसाइल जो है वो इस बिल्डिंग में आके नहीं गिरा है, इससे कुछ दूरी पे गिरा है, लेकिन उसके आसपास यहाँ पर जो पूरे रिहायशी इलाके में किस तरीके का नुकसान हुआ है वो आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग में आपको टूटी हुई ये लोगों के घर हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे कि अंदर तक किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है। सारी खिड़कियाँ और बैल्कनीज जो हैं वो बिल्कुल टूटी हुई नज़र आ रही हैं। ये करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मंजिली बिल्डिंग है, और इस 12 मंजिली बिल्डिंग में पूरे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हर फ्लोर पर आपको यहाँ पर नुकसान जो है वो हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हैं
जो इन घरों में रहते हैं। ये 4-5 बिल्डिंग्स का एक क्लस्टर है और उसके बीच में बताया गया है कि जो बॉम्ब था, जो मिसाइल था, वो आके गिरा है और उसके बाद जो कई सारी बिल्डिंग्स हैं इनमें उसके इम्पैक्ट के बाद, यहाँ पर धमाके के बाद ये सब नुकसान देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट के समय अक्सर ऐसा ही होता है, जब सायरन बजते हैं उससे पहले जैसे ही जो रडार्स हैं वो पिकअप करते हैं कहीं पर भी किसी तरीके की कोई हलचल, तो वो हलचल पिकअप करने के बाद जो रडार्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि वो सेफ रूम्स में चले जाएं। मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं, इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। देश का कोई भी और मीडिया यहाँ पर नहीं है। मैं इस वक्त तेल अवीव से, जहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ था उससे करीब 40 मिनट दूर, इस जगह का नाम अभी बताने के लिए मना किया गया है तो मैं नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन तेल अवीव के जो शहर है उससे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर 40 मिनट की ड्राइव के बाद मैं जहाँ पहुँचा हूँ, ये आपको बता रहा है ये एक सबर्ब है जहाँ पर मिसाइल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। इससे पहले जहाँ पर हम तेल अवीव में थे, नॉर्दर्न तेल अवीव में, वहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे थे वो आप देख रहे थे किस तरीके से मिसाइल के इम्पैक्ट के बाद बिल्डिंग्स टूटी और नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस घर में, यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पर मिसाइल सीधी आके लगी और उसके बाद यहाँ पर जो नुकसान है वो आप देख सकते हैं। ये जो सबर्ब है इसमें इस घर के ऊपर मिसाइल का सीधा हमला हुआ। जिस मिसाइल के बारे में आप बात कर रहे थे, चीज़ें बता रहे थे, उसका क्या असर ज़मीन पर होता है, ये तस्वीरें इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल इस साइट पर, जैसे हमने बताया, सुबह जो 27 मिसाइल की बारात छोड़ी गई थी ईरान के द्वारा, उसमें कुछ मिसाइल जो हैं वो आयरन डोम को भेदने में सक्षम हुई। आयरन डोम उसको नहीं रोक पाया। उनमें से एक मिसाइल हमने आपको तेल अवीव में दिखाई थी। अब तेल अवीव के थोड़ा बाहर इस जगह पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो घर हैं, खासतौर से ये घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके आसपास के जो घर हैं वहाँ पे भी खासा नुकसान हुआ है। रेजिडेंशियल सबर्ब है ये तेल अवीव के थोड़ा बाहर। और यहाँ पर जो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको फ़िलहाल कम से कम किसी और इंडियन चैनल पर नहीं दिखाई पड़ेंगी। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब इम्पैक्ट हुआ और इम्पैक्ट के बाद जो डेबरी होती है, जो इधर उधर सामान गिरा, उसके बाद आपको ये कार जो 2 खड़ी हुई हैं ये भी आपको बताएंगी कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पे निशाना था। ये उस घर से सड़क के दूसरी तरफ है, करीब उस घर से 100 मीटर की दूरी पर होंगी, लेकिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त टूटी हुई ये 1-2 गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये 2 गाड़ियाँ आप टूटी हुई देख रहे हैं, इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं तो जो बाकी घर हैं इसके आसपास, वहाँ पर इम्पैक्ट के बाद जो शीशे हैं वो टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले यहाँ पर कुछ जगहों पर आग भी लगी थी, जिसके जो यहाँ पर अभी दिखाई पड़ रही है उसको आग को बुझाया गया। इस घर के आसपास जो बगीचे होंगे, पेड़ वगैरह होंगे, वो सब आपको क्षतिग्रस्त दिखाई पड़ेंगे। और ये जो घर था इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। और ये दूसरा जो घर है उस पर भी देखिए कितना ज़्यादा जो नुकसान है वो भी इस वक्त नज़र आ रहा है। अलग अलग जगह से इस वक्त वॉलंटियर्स यहाँ पर पहुँचे हैं इस घर की जो बचा हुआ सामान है सफाई करने के लिए और यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से सामान को निकालने के लिए। लेकिन जो आज बताया जा रहा है ईरान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, उस सबसे बड़े हमले में जो नुकसान है इजराइल में वो भी अब देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ तेल अवीव, बट तेल अवीव के बाहर करीब ये 25-30 किलोमीटर बाहर जो इलाका है वहाँ पर भी, और करीब 10 ऐसे और इलाके हैं इजराइल में जहाँ पर जो ईरान का मिसाइल हमला हुआ है उसका असर देखने को मिल रहा है। इजराइल और ईरान के इस युद्ध की कवरेज लगातार ज़मीन से बिल्कुल जो जिसे ग्राउंड ज़ीरो कहते हैं वहाँ से एनडीटीवी इंडिया पर हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स लगातार जारी रहेंगी, तो बने रहिए। तेल अवीव से लगातार इस युद्ध की एक मिनट की, पल भर, हर पल की खबर आपको एनडीटीवी इंडिया पर लेकर मैं आता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।